our channel Let's Conquer History. So आज हम लोग चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास की लास्ट वीडियो शुरू करेंगे। आज हम लोग अपनी वीडियो में देखेंगे कि हिस्टोरियंस किस तरीके से केयरफुली स्टडी करके हिस्टोरिकल टेक्स्ट से हमारी एंशिएंट इंडियन सोसाइटी को समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने महाभारत को एज अ सोर्स और उसकी स्टोरीज को एज एन एग्जाम्पल यूज करके हमारी एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में जो सोशल नॉर्म्स और ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस की जाती थी उनको समझने की कोशिश करी। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हैंडलिंग टेक्स्ट, उसमें हम लोग देखेंगे कि हिस्टोरियंस कौन कौन से एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं व्हाइल स्टडीइंग अ हिस्टोरिकल टेक्स्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हिस्टोरियंस किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते समय उस टेक्स्ट के 5 मेन एलिमेंट्स को केयरफुली स्टडी करते हैं, विच आर फर्स्टली लैंग्वेज। हिस्टोरियंस ये देखते हैं कि वो टेक्स्ट किस लैंग्वेज में लिखा गया था, वेदर इट वॉज रिटन इन लोकल लैंग्वेज जैसे तमिल, पाली, प्राकृत। अगर किसी टेक्स्ट को लोकल लैंग्वेज में लिखा गया है, इसका मतलब उसको कॉमन पीपल भी पढ़ सकते थे, मतलब इट हैड अ वाइडर ऑडियंस। कॉमन लोग भी उसको पढ़ सकते थे, कॉमन लोगों को भी एक्सेस था टू दैट टेक्स्ट। और अगर किसी टेक्स्ट को संस्कृत में लिखा गया है और संस्कृत एलीट लैंग्वेज थी, जो लिटरेट सेक्शन था वही पढ़ पाता था संस्कृत, तो अगर किसी टेक्स्ट को संस्कृत में लिखा गया है, इसका मतलब कि वो टेक्स्ट मेनली क्षत्रियास और ब्राह्मणास के लिए लिखा गया था और कॉमन पीपल उसको नहीं पढ़ सकते थे। सो फर्स्टली हिस्टोरियंस उस टेक्स्ट की लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं। देन हिस्टोरियंस ये समझते हैं कि उस टेक्स्ट में क्या लिखा गया था, क्या उस टेक्स्ट में मंत्र लिखे गए हैं फॉर रिचुअल्स और पूजा के लिए, या फिर उस टेक्स्ट में रूल्स लिखे गए हैं जिनको सोसाइटी में फॉलो किया जाना था, या फिर उन टेक्स्ट में स्टोरीज लिखी गई हैं फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ कॉमन पीपल। फॉर एग्जाम्पल जटाकास और पंचतंत्र में स्टोरीज लिखी गई है, ड्रामेटिक स्टोरी लिखी गई है फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ कॉमन पीपल, इसीलिए उसको लोकल लैंग्वेज में लिखा गया है और उसमें एंटरटेनिंग स्टोरीज लिखी गई हैं। देन भगवत गीता में हमको मंत्र मिलते हैं जिनका यूज किया जाता था रिचुअल्स के लिए, एंड धर्म शास्त्रास और धर्म सूत्रास में हमको रूल्स मिलते हैं जिनको फॉलो किया जाना था इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। सो किस तरीके की चीज लिखी गई थी इन अ टेक्स्ट, इसको भी हिस्टोरियंस एनालाइज करते हैं केयरफुली। देन थर्ड एलिमेंट ऑथर्स पर्सपेक्टिव। हिस्टोरियंस ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि उस टेक्स्ट का ऑथर कौन था और उस ऑथर के क्या आइडियाज थे, क्या थॉट्स थे, क्योंकि ऑथर का पर्सपेक्टिव, जिसने टेक्स्ट को लिखा है, उसके जो थॉट्स थे, उसके जो ओपिनियंस थे, वो शेप करते हैं पूरे टेक्स्ट को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई बुक लिख रही हूँ तो मेरे व्यू पॉइंट्स, मेरा ओपिनियन उस पूरी बुक को शेप करेगा, उस पूरी बुक को डायरेक्शन देगा कि वो बुक में क्या लिखा है, ये मेरे ओपिनियन पर डिपेंड करेगा। सो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि किसने वो टेक्स्ट लिखा है और उस ऑथर का क्या ओपिनियन है, टू फुली अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। नेक्स्ट एलिमेंट है इंटेंडेड ऑडियंस, कि किसके लिए लिखा गया था टेक्स्ट, क्योंकि बहुत बार ऑथर अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को लिखता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस करा है प्रशस्तीज, जिनको राजा और एलीट सेक्शन के लिए लिखा जाता था, मेनली राजा के लिए। सो प्रशस्तीज में जो पोएट्स होते थे वो राजा की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते थे और एम्पायर को भी बहुत अच्छा बताते थे, क्योंकि उसके जो ऑडियंस थी वो राजा था। देन जटाकास और पंचतंत्र, क्योंकि वो स्टोरीज लिखी गई थी फॉर कॉमन पीपल, इसलिए उसमें मॉरल लेसन्स बताए गए हैं और एक ड्रामेटिक स्टोरी बताई गई है जिससे कि कॉमन पीपल को एंटरटेनमेंट भी मिले और उसके साथ साथ उनको एक मॉरल लेसन भी मिल जाए। सो इंटेंडेड ऑडियंस, किस ऑडियंस के लिए लिखा गया था टेक्स्ट, ये भी पता लगाना बहुत जरूरी होता है। एंड लास्ट, डेट एंड प्लेस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ टेक्स्ट, किस जगह पर उस टेक्स्ट को लिखा गया और कौन सा पीरियड था जब वो टेक्स्ट लिखा गया, ये भी हिस्टोरियंस डिसाइड करते हैं बाय एनालाइजिंग द टेक्स्ट। नाउ अगर हम महाभारत को इन एलिमेंट्स पर एनालाइज करें, सो फर्स्टली लैंग्वेज। सो महाभारत की लैंग्वेज, उसको लिखा गया था संस्कृत में, पर यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि महाभारत में जो संस्कृत यूज करी है वो वेदों में यूज संस्कृत से बहुत ज्यादा इजी है। वेदों में जो संस्कृत यूज करी गई है वो सिर्फ ब्राह्मणास समझ पाते थे और उनको कॉमन पीपल नहीं समझ सकते थे, बट जो संस्कृत
महाभारत में यूज करी गई है वो उससे फार इजियर है और कॉमन पीपल भी उसको सुनकर समझ सकते थे। सो लैंग्वेज महाभारत की संस्कृत है पर वो वेदों की संस्कृत से फार इजियर है। नेक्स्ट काइंड ऑफ टेक्स्ट, तो किस तरीके का टेक्स्ट था महाभारत? तो महाभारत को 2 सेक्शंस में डिवाइड करा गया है। उसकी जो कंटेंट है उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड करा गया है, नरेटिव और डायडैक्टिव। नरेटिव में आ जाता है जो महाभारत का स्टोरी वाला पार्ट है वो नरेटिव में आ जाता है, और डायडैक्टिक सेक्शन वो सेक्शन है जहां पर मॉरल लेसन्स दिए गए हैं, प्रेस्क्रिप्शंस बताए गए हैं, सोशल नॉर्म्स डिस्कस करे गए हैं, उस सेक्शन को बोला जाता है डायडैक्टिक। तो महाभारत की कंटेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है और ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऑल्सो हिस्टोरियंस का मानना है कि महाभारत को स्टार्टिंग में एक ड्रामेटिक स्टोरी की तरह लिखा गया था और जो उसका डायडैक्टिक सेक्शन था वो लेटर ऑन ऐड करा गया था। नेक्स्ट ऑथर, सो महाभारत का ऑथर हमारा ट्रेडिशनल बिलीफ है कि महाभारत को लिखा था ऋषि वेदव्यास ने। ऋषि वेदव्यास ने डिक्टेट करी थी पूरी महाभारत और उसको लिखा था लॉर्ड गणेशा ने। बट हिस्टोरियंस का इस पॉइंट पर अलग अलग व्यूज हैं। फर्स्टली कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि महाभारत की स्टोरी को कंपोज करा था चारियोटिया बार्ड्स ने। चारियोटिया बार्ड्स का लिटरल मीनिंग है रथ चालक और इनको हिंदी में सुतास बोला जाता था इस सोशल ग्रुप को, और ये अकम्पनी करते थे क्षत्रिय वॉरियर्स को इन बैटल फील्ड। सो दे अकम्पनीड क्षत्रिय ये डेफिनेशन आप लोगों को एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो गई है। सो चारियोटिया बार्ड्स वो ग्रुप था जो क्षत्रियास को बैटल फील्ड में, युद्ध क्षेत्र में अकम्पनी करता था और उनके रथ चलाते थे और इन्हें हिंदी में सुतास भी बोला जाता था। सो हिस्टोरियंस का मानना है कि चारियोटिया बार्ड्स ने, सुतास ने कंपोज करी थी स्टोरी ऑफ महाभारत, जिसमें वो सेलिब्रेट करते हैं अपने क्षत्रिय किंग्स की विक्ट्री और अचीवमेंट को। और इस स्टोरी को चारियोटिया बार्ड्स, क्योंकि ये सोशल ग्रुप इलिटरेट था तो इसीलिए इन लोगों ने इस स्टोरी को लिखा नहीं और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये लोग ओरली पास ऑन करते गए अपनी स्टोरी को। देन लेटर ऑन 500 BCE में ब्राह्मणास ने इस स्टोरी को लिखना शुरू करा। और क्योंकि 500 BCE वाले टाइम पीरियड में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुरु, पांचाल, गांधार इन सारे महाजनपद का राज था, इसीलिए ये जो महाजनपद है ये मेन कैरेक्टर्स हैं इन द स्टोरी। अदर ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस बिलीव कि महाभारत को सिर्फ वेद व्यास ने नहीं लिखा था, महाभारत किसी एक सिंगल ऑथर का काम नहीं था, बल्कि टाइम के साथ अलग अलग ब्राह्मण्स उसमें न्यू पोर्शंस ऐड करते गए। उनका मानना है कि महाभारत को ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 years लिखा गया था और स्टार्टिंग में महाभारत में सिर्फ लेस देन 10,000 श्लोक थे जो टाइम के साथ बढ़ते गए और टिल द एंड ऑफ 500 CE उसमें 1 लाख श्लोक हो गए। सो ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 years महाभारत ग्रो करती गई। सो ये कुछ दूसरे हिस्टोरियंस का मानना है। और इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए हिस्टोरियंस पॉइंट आउट करते हैं जो डिफरेंस है इन स्टाइल ऑफ राइटिंग, कि स्टार्टिंग में महाभारत में हमको नरेटिव सेक्शन मिलता है जहां पर स्टोरीज बताई गई हैं, एक ड्रामेटिक स्टोरी एक्सप्लेन करी गई है, और लेटर ऑन हमको एक डायडैक्टिक सेक्शन मिलता है जहां पर मॉरल लेसन दिए गए हैं। तो ये जो डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग है और जो लैंग्वेज है, जो सब्जेक्ट मैटर में चेंज मिलता है, ये सब इंडिकेट करता है कि अलग अलग ब्राह्मणास ने टाइम के साथ उसमें न्यू पोर्शंस ऐड करते चले गए ब्राह्मण्स। नेक्स्ट इंटेंडेड ऑडियंस, तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि महाभारत में इजियर संस्कृत लिखी गई है, आसान संस्कृत लिखी गई है, इसीलिए महाभारत कॉमन पीपल भी रीड कर सकते थे। बट वंस अगेन जो बैकवर्ड सेक्शन था, जो शूद्रास थे जिनको लिटरेसी और एजुकेशन नहीं मिलती थी, वो लोग महाभारत नहीं पढ़ सकते थे। एंड लास्ट डेट एंड प्लेस ऑफ कंपाइलेशन, सो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। महाभारत को लिखा गया था, लिखना शुरू करा गया था
by 500 BCE according to historians. Also महाभारत में हमको देखने को मिलता है कि लॉर्ड कृष्णा को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल असाइन करा गया है. इसको एक्सप्लेन करते हैं हिस्टोरियंस की जिस पीरियड में लिखी जा रही थी महाभारत, उस पीरियड में ही वैष्णविज्म ग्रो कर रहा था. इम्पोर्टेंस ऑफ विष्णु की वर्शिप इसी पीरियड में हिंदुइज्म में ग्रो कर रही थी, इसीलिए लॉर्ड कृष्णा को एक इम्पोर्टेंट फिगर बनाया है इन महाभारत. वैष्णविज्म ग्रो कर रहा था बिटवीन 200 BCE टू 200 CE. तो क्योंकि ये पीरियड था जब महाभारत में भी न्यू पोर्शंस ऐड किए जा रहे थे, इसीलिए ब्राह्मणास ने लॉर्ड कृष्णा को एक इम्पोर्टेंट फिगर बनाया इन द स्टोरी ऑफ महाभारत. सेकेंडली हिस्टोरियंस का मानना है कि बिटवीन अबाउट 200 टू 400 CE महाभारत में एक लार्ज डायडैक्टिक सेक्शन ऐड करा गया, जिसमें हम देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और धर्म का मार्ग दिखा रहे हैं. ये जो डायडैक्टिक सेक्शन था, जिसे हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं, वो सेक्शन हिस्टोरियंस का मानना है कि उसको ऐड करा गया था बिटवीन 200 टू 400 CE. ऑल्सो महाभारत को हम लोग इतिहास बोलते हैं. अपनी इंडियन सोसाइटी का इतिहास हम लोग महाभारत को मानते हैं. इतिहास का लिटरल मीनिंग है दस इट वॉज, और ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इतिहास का लिटरल मीनिंग है दस इट वॉज, और इंग्लिश में हम लोग देखें तो हिस्ट्री. महाभारत को हमारी इंडियन सोसाइटी का इतिहास माना जाता है, हमारी इंडियन सोसाइटी की हिस्ट्री मानी जाती है. अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है द सर्च फॉर कन्वर्जेंस. अब हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल और उनकी फाइंडिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे. बीबी लाल एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हस्तिनापुर, जो एक विलेज है इन मेरठ उत्तर प्रदेश, वहां पर एक्सकेवेशन शुरू करी. 1951-52 में बीबी लाल ने शुरू करा एक्सकेवेशन एट हस्तिनापुर इन मेरठ इन यूपी, और यहाँ पर उन्हें 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स मिले. ऑक्यूपेशनल लेवल्स मतलब हम लोगों ने चैप्टर 1 में स्ट्रैटिग्राफी डिस्कस करा था, जिसमें हमने देखा था कि हिस्टोरिकल साइट्स पर लेयर्स ऑफ सॉइल जम जाती हैं. हस्तिनापुर में भी बीबी लाल को 5 लेयर्स ऑफ सॉइल मिली, जिनमें जो फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल थी उसमें हमको कोई भी एज सच स्पेक्टाकुलर एविडेंस नहीं मिलता है. सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल में बीबी लाल को घर मिले जो बने हुए थे विद मड एंड मड ब्रिक्स, और रीड वॉल्स के बने हुए घर मिले जिन पर प्लास्टर था मिट्टी का. ऐसे कुछ घर मिले. देन जो थर्ड फेज था, जो बिलोंग करता था टू द पीरियड 6 to 3rd century BC, उसमें उस लेयर में बीबी लाल को घर मिले जो बने हुए थे मड ब्रिक्स और बर्ड ब्रिक्स में. सेकेंड लेयर जो बिलोंग करती थी टू द पीरियड 12th to 7th century BC, उसमें हमको मिले हैं घर जो बने हुए थे कच्चे ईंटों के. पर जो थर्ड फेज था, जो बिलोंग करता है 6 to 3rd century BC, उसमें हमको घर मिले हैं जिसमें यूज करा गया था पके हुए ब्रिक्स. जो भट्टी में पके हुए ब्रिक्स होते हैं उनको यहाँ पर यूज करा गया था टू मेक हाउसेस. देन यहाँ पर हमें ड्रेन्स भी मिली है, नालियां भी मिली है, और सोकेट जार्स मिले हैं. ये सारे एविडेंसेस दिखाते हैं अ रूरल वे ऑफ लाइफ. यहाँ पर हमको कोई स्पेक्टाकुलर एविडेंस नहीं मिलता है जो इंडिकेट करे कि हस्तिनापुर कुरु महाजनपद की राजधानी था. अगर हम महाभारत को डिस्कस करें, महाभारत में जो आदि पर्व था, आदि पर्व हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं. आदि पर्व फर्स्ट सेक्शन है महाभारत का. जो फर्स्ट सेक्शन है महाभारत का, उसमें हस्तिनापुर को डिस्क्राइब करा गया है एज अ सिटी ऑफ मैंशंस, गेटवेज एंड आर्चेस. मतलब उसको एक बहुत बड़ी सिटी की तरह डिस्क्राइब करा गया है, जहां पर बहुत सारे महल थे, बड़े बड़े गेट्स थे और आर्चेस थी. और हस्तिनापुर को बोला गया है ग्रेट इंद्रास सिटी, मतलब भगवान इंद्र की सिटी. जो ये डिस्क्रिप्शन है महाभारत में हस्तिनापुर का, और जो एविडेंसेस हमको मिले हैं फ्रॉम द विलेज हस्तिनापुर, ये दो बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशंस को इंडिकेट करते हैं. इसीलिए हिस्टोरियंस अब इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद कंफ्यूज हैं कि क्या ये जो टेक्स्ट लिखा गया था ये सिर्फ और सिर्फ ऑथर की इमेजिनेशन थी, या फिर ये जो टेक्स्ट लिखा गया था ये लेटर ऑन ऐड करा गया था इन महाभारत.
जब अर्बन सेंटर्स फ्लरिश होने लगे। ऑल्सो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट गया था हमारा, महाभारत में जो कुरु महाजनपद की राजधानी बताई गई है, कैपिटल बताई गई है, उसका नाम है हस्तिनापुर। इसीलिए क्योंकि हस्तिनापुर जो विलेज है लोकेटेड नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश, इसीलिए बीबी लाल ने यहाँ पर एक्सकेवेशन शुरू करा, क्योंकि इस विलेज का नाम और इसकी लोकेशन कोइंसीड करती है विद द नेम एंड लोकेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ कुरु राज्य विच वॉज हस्तिनापुर। इसीलिए यहाँ पर एक्सकेवेशन शुरू हुई। सो इसके साथ हमारा डिस्कशन हस्तिनापुर पर खत्म होता है। नेक्स्ट अब हम लोग दूसरा इशू डिस्कस करेंगे कि महाभारत में हमको एक ऐसी प्रैक्टिस का डिस्क्रिप्शन मिलता है जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स और प्रैक्टिस के बिल्कुल ऑपोजिट थी, जो थी पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। पॉलीएंड्री एक प्रैक्टिस होती है जहाँ पर विमेन के बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है द्रौपदी, जिनके 5 हस्बैंड थे। पांचों पांडव जो मेन कैरेक्टर है हमारे महाभारत की, जो मेन हीरोज हैं, वो सभी द्रौपदी के हस्बैंड थे। सो ये पॉलीएंड्री जो प्रैक्टिस है, ये ब्राह्मण्स क्रिटिसाइज करते थे और कंडेम करते थे इन धर्म शास्त्रास और धर्म सूत्रास। इसीलिए ब्राह्मण्स ने महाभारत में अलग अलग एक्सप्लेनेशंस दिए हैं टू जस्टिफाई पॉलीएंड्री प्रैक्टिस बाय द्रौपदी। महाभारत में ऋषि वेद व्यास ने 2 एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। फर्स्टली उन्होंने बताया है कि जो 5 पांडव थे वो अवतार थे इंद्र का, और द्रौपदी अवतार थी इंद्र की वाइफ का। तो इसीलिए क्योंकि इंद्र और इंद्र की वाइफ का शादी होना ये जरूरी था, ये डेस्टाइन था, इसीलिए द्रौपदी को शादी करनी पड़ी 5 पांडवों के साथ, क्योंकि 5 पांडव अवतार थे इंद्र का। सो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है कि द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में एज अ यंग वुमेन उन्होंने शिव जी की तपस्या करी, तो शिव जी उनकी तपस्या से खुश होकर उन्होंने उनको एक वरदान दिया, और एक्साइटमेंट में द्रौपदी ने उनसे एक अच्छा पति मांगा, और पर उन्होंने पति वर्ड 5 बार रिपीट कर दिया। सो अगले जन्म में जब द्रौपदी के रूप में उन्होंने जन्म लिया, तब शिव जी ने उनकी विश उन्हें ग्रांट कर दी, और इस जन्म में उन्हें 5 पति उन्होंने दिए। इसीलिए द्रौपदी के 5 पति थे। सो ये 2 एक्सप्लेनेशन सबको मिलती है, 2 जस्टिफिकेशन मिलती है जो ब्राह्मण्स ने दी है टू जस्टिफाई द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीएंड्री बाय द्रौपदी। आज भी प्रेजेंट टाइम में भी पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करी जाती है, मेनली इन हिमालयन रीजन। सो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि हिमालयन रीजन में पॉलीएंड्री आज भी प्रेजेंट टाइम में भी प्रैक्टिस करी जाती है। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है महाभारत एज अ डायनेमिक टेक्स्ट। इस पर क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब महाभारत एज अ डायनेमिक टेक्स्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, डायनेमिक का मतलब होता है ऐसा टेक्स्ट जो चेंज होता गया टाइम के साथ, जो कांस्टेंट नहीं रहा, जिसमें चेंजेस आते गए और वो टाइम के साथ बढ़ता गया। सो महाभारत को डायनेमिक टेक्स्ट क्यों बोला जाता है, ये पॉइंट्स अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, महाभारत को सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में ही नहीं लिखा गया था, उसको लेटर ऑन ट्रांसलेट किया गया इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। सिर्फ और सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस नहीं, बट लेटर ऑन उसको इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा गया। सो फर्स्ट पॉइंट ये है दैट इट वाज ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, नए नए सेक्शंस ऐड होते गए महाभारत में विद टाइम। ये हम लोग पहले भी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि महाभारत को लिखा गया था ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। सो टाइम के साथ महाभारत में न्यू सेक्शंस ब्राह्मण्स ऐड करते गए थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज एंड पीपल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो सेंट्रल स्टोरी थी महाभारत की, उसको रीजनल डिफरेंसेस के साथ अलग अलग लैंग्वेजेस में बताया गया। ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस करा था कि जब वी.एस. सुबथांकर ने पूरे इंडिया से अलग अलग लैंग्वेजेस में महाभारत की मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करा, तो उन्होंने देखा था कि हर लैंग्वेज में अलग अलग रीजनल डिफरेंसेस थे। सो महाभारत की सेंट्रल स्टोरी को बताया गया था विद रीजनल डिफरेंसेस। सो महाभारत में चेंजेस आते गए विद टाइम, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रही, उसमें चेंजेस आते गए, वो ग्रो करती गई महाभारत। देन
Several stories that originated in different region found its way in epic. बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं हुई थी, जो इंडोनेशिया, जावा इन रीजन्स में हुई थी, वो भी लिखी गई थी इन महाभारत। ऑल्सो हम सभी जानते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिवाइडेड नहीं था इतनी कंट्रीज में, तब इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता था पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश भी, अफगानिस्तान, ये सब अलग अलग कंट्रीज नहीं थी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट इतने लार्ज एरिया को कवर करता था। सो महाभारत को रीड करके हमें इन कंट्रीज की हिस्ट्री को भी जानने का मौका मिलता है। सो अलग अलग रीजन्स की स्टोरीज को जानने का हमें मौका मिलता है बाय रीडिंग महाभारत। ऑल्सो यहाँ पर आप ये भी ध्यान दीजिए कि महाभारत सिर्फ और सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं देखी जाती है। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल रीड कर रही थी जिसमें बताया गया था कि अभी जो रिसेंट स्टार प्लस पे जो महाभारत आई थी उसको सिर्फ इंडिया में ही हाई व्यूअरशिप नहीं मिली थी, बल्कि उसके राइट्स खरीद कर एक चैनल ने इंडोनेशिया में उसको टेलीकास्ट करा गया था और इंडोनेशिया में भी उसको बहुत ही ज्यादा व्यूअरशिप मिली। सो ये इंडिकेट करता है कि इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है, वहां पर महाभारत जैसी स्टोरी को इतनी ज्यादा व्यूअरशिप मिली, जो दिखाता है कि महाभारत कितनी ज्यादा वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को अपील करती है। तो महाभारत सिर्फ और सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं पढ़ी और जानी जाती है, बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग उसको पढ़ते हैं और उसको स्टडी करते हैं। सो वो एक बहुत ही ज्यादा वाइड ऑडियंस को अपील करती है। नेक्स्ट, जो डिफरेंट एपिसोड्स है महाभारत के, उनको पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स में दिखाया गया है, ये तो हम सभी जानते हैं। देन जो स्टोरी है महाभारत की, वो हमको थीम प्रोवाइड करती है फॉर प्लेस, थिएटर, और आजकल तो सीरियल्स भी और मूवीज भी बनाई जाती है और महाभारत। सो इन सभी परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए स्टोरी प्रोवाइड करती है महाभारत। देन महाभारत को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ग्रो करा, इसको लिखा गया ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, और महाभारत ने ग्रो करा फ्रॉम लेस देन 10,000 वर्सेस टू 1 लाख वर्सेस। सो ये सभी पॉइंट्स ये दिखाते हैं कि महाभारत कभी भी कांस्टेंट नहीं रही और ये बढ़ती गई, ग्रो करती गई, जिससे हमें पता चलता है कि महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट है जो टाइम के साथ जिसमें चेंजेस आते गए। एट लास्ट चैप्टर के एंड में एक ब्लू टेक्स्ट दिया गया है, बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है, जिसे आप लोग रीड कर लीजिएगा। उसमें स्टोरी बताई गई है रिटन बाय महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी एक बंगाली राइटर है जो जानी जाती हैं अपनी राइटिंग्स के लिए, जिसमें वो सोशल ऑपरेशन और सोशल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आवाज उठाती है। सो महाश्वेता देवी की स्टोरी उसमें डिस्कस करी गई है, जिसे आप लोग रीड कर लीजिएगा। मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर देती हूँ। सो महाभारत में एक स्टोरी, एक इंसिडेंट डिस्कस करा गया है जहां पर दुर्योधन धोखे से पांडवों के महल में आग लगवा देता है, जिससे कि पांडव और उनकी मदर कुंती मर जाएं। बट पांडवों को पहले से पता चल जाता है और पांडव अपनी मदर कुंती के साथ वहां से भाग जाते हैं। पर ये दिखाने के लिए कि पांडव और उनकी मदर उसमें उस फायर में जलकर मर गए, पांडवों को 5 मेल्स की डेड बॉडीज चाहिए थी और एक ओल्ड वुमेन की। इसीलिए कुंती एक दावत ऑर्गेनाइज करती है जिसमें वो सभी ब्राह्मण्स को बुलाती है और एक निषाद फैमिली को बुलाती है, जिसमें एक ओल्ड वुमेन थी और उसके 5 बेटे थे। सो वहां उस दावत में वो उस निषाद फैमिली को के खाने में जहर मिलाकर उसको दे देती है और इसकी वजह से वो निषाद फैमिली मर जाती है। लेटर ऑन पांडव उन 6 बॉडीज को जलाकर उस महल में जाकर रख आते हैं। सो जब लोगों को वो जली हुई डेड बॉडीज मिलती है तो सभी को लगता है कि पांडव और उनकी मदर कुंती उस आग में जलकर मर गए। इस स्टोरी को महाश्वेता देवी ने री इनैक्ट करा है अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है कुंती ओ निषादी। इस स्टोरी में उन्होंने बताया है कि आफ्टर द युद्ध ऑफ महाभारत, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और पांडव जीत गए थे, उसके बाद कुंती सब राजमहल को त्याग कर तप के लिए फॉरेस्ट में आ जाती हैं। सो जंगल में जब वो तप कर रही होती है तब उनके पास अच्छा खासा टाइम होता है और वहां पर वो जो उन्होंने गलत काम करे होते हैं अपनी लाइफ में, वो उन गलत कामों पर रिग्रेट करती हैं और अपनी गिल्ट को मदर नेचर के साथ शेयर करती हैं।
सो उनकी सारी इस रिग्रेट और उनकी स्टोरीज को एक निषादी विमेन छुपकर सुना करती है रोज। देन एक दिन वो निषादी विमेन आती है कुंती के पास और उससे पूछती है कि क्या आपको वो इनोसेंट निषाद फैमिली याद है जिसको आपने अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए मरवा दिया था। तब कुंती डर जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम वही निषादी विमेन हो। तब वो रिप्लाई करती है कि नहीं, मैं उसकी बहू हूँ। और तभी जंगल में आग लग जाती है और वो निषादी विमेन अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है और कुंती वहीं पर साइलेंटली शॉक में खड़ी रह जाती है। सो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि महाभारत में जो पांडवों ने जो गलत काम करे उनको धर्म का नाम देकर जस्टिफाई कर दिया गया। यहाँ पर निषादी फैमिली का मारना, उनको मारना एक गलत काम था, पर ऑथर ने उसको धर्म का नाम देकर जस्टिफाई कर दिया। सो ये स्टोरी हमको महाभारत की स्टोरीज को पढ़ने का एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करती है। वेल, बिफोर एंडिंग टुडेज वीडियो, मैं आप सभी को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देना चाहती हूँ जो पार्ट 1 पर बेस्ड है। इसका आइडियल आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। पहले आप लोग इसको खुद इसका आंसर लिखने की कोशिश करिएगा, देन यू कैन चेक आउट द आइडियल आंसर इन द कमेंट सेक्शन। So the question is, elaborate with example from the Mahabharata as to how it reflects the norms of family and kinship of ancient India. So इसका आंसर I posted in the comment section. You can check it out. With this we come to the end of the video. I hope you all liked my video. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Till then, bye bye.